एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पर हम डील करने वाले हैं आज के सेगमेंट में राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। लास्ट सेगमेंट में, दैट इज लेक्चर नंबर 18 में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। कौन कौन जो है वो एक पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करते हुए उन्हें किन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली हमने डील किया था अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर एज वेल एज अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट्स। तो आई होप आपने वो सारे सेगमेंट्स अच्छे से डील किए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि आपके अरेस्ट के सेगमेंट में थे जरूर, लेकिन उन्हें आपको प्री के एंगल से ध्यान रखना है। उनका हो सकता है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेलेवेंस कम लगे। रेलेवेंस कम मतलब कि आपका हो सकता है कि आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाए, लेकिन जब आप कुछ आंसर्स लिख रहे हैं तो हो सकता है कि यू फील कि उन सेक्शंस की वहां पे जरूरत हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड देखते हैं कि आज हमारे पास क्या कुछ है पढ़ने के लिए। पहले हम पढ़ेंगे एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या है एंड उसके बाद पढ़ेंगे कि एक अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड और अदर प्रोविजंस क्या हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जब आप इन राइट्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यू विल रियलाइज दैट देयर आर सम ऑफ द सेगमेंट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। किससे डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपको यहाँ पे एड ऑन करने चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट सी कि हमारे पास सीआरपीसी में कौन कौन से सेगमेंट दे रखे हैं। सो फर्स्ट इज सेक्शन नंबर 41D, जो कि कहता है राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है और जब वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिलेगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो थ्रू आउट दी टाइम ही इज इन जेल तब मिल सकता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए मिल सकता है, थ्रू आउट द टाइम पीरियड नहीं मिल सकता है। ओके, क्लियर है पॉइंट। और इंटेरोगेशन में भी देखो, पुलिस के ऊपर ये होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर एडवोकेट को उसके क्लाइंट से या अरेस्टेड पर्सन से मिलने दिया जाएगा। सो 41 डील करता है टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। 50 सबसेक्शन 1 ये कहता है टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। कौन से आधार पे आप एक पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, क्या ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट किया है, ये अरेस्टेड पर्सन को जानने का अधिकार होता है और पुलिस ऑफिसर ऐसा बिना पूछे भी उस पर्सन को बताएंगे दैट दीज आर द ऑफेंसेस दैट आर एलिज्ड अगेंस्ट यू। 50B क्या कहता है? 50B सेज दैट नो इफ ही इज एंटाइटल्ड टू बेल। हमें ये बताना है उस पर्सन को कि वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू बेल और नॉट। जो ऑफेंस उसने किया है वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बताने की जिम्मेदारी भी एक पुलिस ऑफिसर की ही बनती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 50A, जो ये कहता है इन्फॉर्म द रिलेटिव्स अबाउट द अरेस्ट। ये अरेस्टेड पर्सन का राइट होगा कि वो पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि भैया जिस भी हालात में आपने हमें अरेस्ट किया है, अब आपको कहीं से उठा के लेके आ गए, तो ये अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होगा कि उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ये बताया जाए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इट इज नॉट FIR, ओके। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये बताया जाए या जो भी नेम वो अरेस्टेड पर्सन नॉमिनेट कर रहा है उस पर्सन को बताया जाएगा कि आपका ये फलाना रिश्तेदार क्या हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। क्लियर है? द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन of his rights under subsection 1 as soon as he is brought to the police station। मतलब जैसे ही पुलिस स्टेशन में लेके आए उस पर्सन को बताएंगे कि तुम्हारे पास ये राइट है, इफ यू वांट तो आप अपने रिलेटिव्स को इस चीज की सूचना दे सकते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in the book kept by the पुलिस स्टेशन। कहने का मतलब है कि भैया पुलिस डायरी में आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसने किसका नाम लिया था और आपने एग्जैक्टली किसको इन्फॉर्म किया है कि दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। देखो, ऐसे चीजों के बारे में अगर आपने डायरी में मेंशन नहीं किया तो हाउ विल यू प्रूव कि अरेस्टेड पर्सन का कोई भी राइट स्टेट ने, दैट इज टू से पुलिस ने, हैम्पर नहीं किया है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस की वो ये इंश्योर करे कि अगर इनकेस फ्यूचर में उनको ये चैलेंज किया जाए, पूछा जाए कि आपने कहीं अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हैम्पर तो नहीं किए, सो दे हैव अ सफिशिएंट आंसर और सफिशिएंट एविडेंसेस टू शो दैट दे हैव कंप्लाइड विद ऑल द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। Section number 54, as we have already discussed, which deals with the right to be examined by a medical officer. Why just section number 54, 53, 53A as well as section number 54?
इससे डील करते हैं स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस क्लियरली बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, ये सब ये बताते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन का एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से एक पर्सन का एग्जामिनेशन होगा। अब आपको ये पता है कि 53 और 53A हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ लिया था, जहां जब मैंने एग्जामिनेशन का चार्ट बनाया था तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन दो लोगों का होता है, एक होता है किसका, अक्यूज्ड का, और दूसरा होता है अरेस्टेड पर्सन का। एक अक्यूज का जो नॉर्मल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो होता है 53 में, और 53A में किसका होता है, अक्यूज्ड ऑफ द रेप ऑफेंस। एंड अरेस्टेड पर्सन, दैट इज हर पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, उसका एग्जामिनेशन कहां होता है, सेक्शन नंबर 54 में होता है। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 56, कहता है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर आप सेक्शन नंबर 56 को मेंशन कर देते हैं व्हेन इट इज आस्क्ड अबाउट 24 आवर्स। पहला है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का राइट मिलता है आपको। एंड नेक्स्ट सेक्शन 57 बोलता है कि 24 आवर्स से ज्यादा आपको डिटेन नहीं किया जाएगा। कितने टाइम से ज्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा, 24 आवर्स से ज्यादा मजिस्ट्रेट, 24 आवर्स से ज्यादा आपको क्या नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा विदाउट दी स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सीधी सी बात है, जब हम दोनों सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 56 और 57 दोनों को मिला के हमें यह समझ आता है कि 24 आवर्स से ज्यादा आप बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते। मतलब कि विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस दी ऑफेंडर, और नॉट ऑफेंडर बट द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट। एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है स्टूडेंट्स, हमको ये देखना है कि क्या इस 24 आवर्स में, दैट इज सेक्शन नंबर 57 में, जर्नी का भी टाइम पीरियड इंक्लूडेड है क्या? आंसर इज नो। जर्नी का जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से लेके मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में लगा, किस पर्पस के लिए, अक्यूज को, नॉट अक्यूज, अरेस्टेड पर्सन को वहां मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाने में, वो टाइम पीरियड आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पीरियड हमको रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को अरेस्ट किया गया है कितनी बजे स्टूडेंट, सुबह 11 बजे अरेस्ट किया गया है, ठीक है, मंडे को सुबह 11 बजे अरेस्ट किया गया है, मतलब ट्यूसडे को सुबह 11 बजे तक हमें मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना है। अब पुलिस जो अक्यूज पर्सन को लेके निकली, कहां से, अपने पुलिस स्टेशन से 10 बजे सुबह निकली उस पुलिस स्टेशन से अपने अरेस्टेड पर्सन को लेके। पुलिस स्टेशन पहुंचने में उन्हें 11:30 बज गए, कितने हो गए, 11:30, 12 मान लीजिए, मतलब 2 घंटे उसको किसमें लग गए, जर्नी को फुलफिल करने में, उस जर्नी में ट्रैवल करने के लिए, जहां तक कि वो उस मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करें। सो ये जो बीच का 1.5 या 2 घंटा है, दिस विल बी सब्सट्रैक्टेड। इसको आप रिमूव करने वाले हैं, इसको हम एक्सक्लूड करने वाले हैं। रीड आउट द लास्ट लाइन ऑफ सेक्शन नंबर 57। अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। जहां से उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, वहां से लेके मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जितना टाइम पीरियड लगा है उसको एक्सक्लूड करके आपको जो भी टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर है? सेक्शन नंबर 55 बोला टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। जिस भी पर्सन की कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ये ध्यान रखे कि अरेस्टेड पर्सन को सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कई बार पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पता है कि वो ये बता देगा कि एग्जैक्टली उसने ऑफेंस क्या किया, कैसे किया। कई बार होता है ना कि कोई बड़े बड़े आप मान लीजिए लोग हैं ना, फॉर दैट एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई भी पर्सन है ना, वो फिरौती देके अगर किसी का मर्डर करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मर्डरर है, जिसको फिरौती दी गई है, उसने अगर ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो जब भी उसको अरेस्ट किया जाएगा वो तो सच बता देगा कि एग्जैक्टली मैंने किसके इशारों पे ये सब किया, किसने मुझे कंस्पायर किया, किसने मेरा इंस्टिगेशन किया है, किसने अपेटमेंट किया है। तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक द नेम। तो हो सकता है जब वो पर्सन अरेस्ट हो तो उसका कोई एनकाउंटर करवा दे, एनकाउंटर क्या, कोई इसका मर्डर करवा दे, बराबर। तो इन चीजों का या इन चीजों को अवॉइड करने के लिए सेक्शन नंबर 55A ने ये बोला है कि जिस भी पर्सन की कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखे। सेक्शन नंबर 55A पढ़ेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द person having the custody of the accused to take reasonable care of health and safety of the accused. It is not the duty of the police. देखो, अगर पुलिस की कस्टडी में तो पुलिस उसका ध्यान रखेगी, अगर कोई दूसरा पर्सन है उस पर्सन अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी के लिए, तो वो पर्सन ध्यान रखने वाला है।
तो किसी के भी कस्टडी में अगर अरेस्टेड पर्सन है, वो चाहे पुलिस हो या प्राइवेट पर्सन हो, उनकी ड्यूटी है कि वो पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने उसको पकड़ लिया तो कोई गंदी जगह बिठा दिया, नो, every person has right to dignity. Okay, section number 304, 304 बोलता है फ्री लीगल एड टू अक्यूज एट द स्टेट एक्सपेंसेस। ये जनरली दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा। जब कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रही है, कोर्ट ऑफ सेशन रियलाइजेस दैट द अक्यूज्ड appearing before it does not have sufficient means to engage a pleader, तो कोर्ट ऑफ सेशन खुद से क्या करेंगे, उस अक्यूज पर्सन के लिए एक प्लीडर एंगेज करेंगे। वैसे के वैसे स्टूडेंट्स, हमें पता है दैट आर्टिकल नंबर 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर कि हर पर्सन को क्या मिले, इक्वल जस्टिस मिले। और जिस पर्सन के पास सफिशिएंट मींस नहीं है लॉयर्स एंगेज करने के लिए, उसे फ्री लीगल एड दिया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक इंपॉर्टेंट एक्ट बना है, दैट इज लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज है नेशनल लेवल के लिए, स्टेट के लिए है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। अब इस एक्ट को देखोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल रियलाइज दैट हु ऑल आर क्वालिफाइड टू गेट दी फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। सो ये दोनों इकलौते ऐसे सेक्शन हैं जो बताते हैं कौन फ्री लीगल एड ले सकता है, जिसमें कोई SC ST का मेंबर हो सकता है, कोई विमेन है, कोई चिल्ड्रन है, या ऐसा कोई पर्सन जिसकी एनुअल इनकम का स्लैब उस एक्ट में दे रखा है। वो देखते हुए अगर उस पर्सन की एनुअल इनकम 12,000 से ज्यादा है, 9,000 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में वो फ्री लीगल एड लेने के लिए एंटाइटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपना केस डिफेंड करवाना है या फाइट करवाना है और आपकी एनुअल इनकम 12,000 से ज्यादा नहीं है, या फिर अदर कोर्ट्स में आपको अपना केस डिफेंड करना है, या फिर आपको केस किसी पे लगाना, दैट इज फाइट करना है, तो अगर आपकी एनुअल इनकम 9,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी। बराबर है ये चीज। अब देखो, उसके लिए जरूरी है कि आपको एक एफिडेविट दो, इनकम से रिलेटेड यू हैव टू गिव अ एफिडेविट, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मेरी एनुअल इनकम इससे ज्यादा नहीं है। जब भी ऐसा अथॉरिटीज को लगता है कि भाई आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, या फॉर दैट मैटर CPC में एक इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर नंबर 33, इंडिजेंट पर्सन क्या करता है, व्हेन ही वांट्स टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन और एज अ पॉपर, लिमिटेशन एक्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए जरूरी है ही हैज टू फर्स्ट अप्लाई इट टू द कोर्ट दैट आई एम एन इंडिजेंट पर्सन। कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू इट कि वो किस तरीके से इंडिजेंट है, डज ही होल्ड एनी प्रॉपर्टी और नॉट, देन इफ द कोर्ट अलाउज तो वो क्या कर सकता है, एज अ इंडिजेंट पर्सन स्यू कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो वैसे के वैसे अगर क्रिमिनल लॉ में उस पर्सन के पास कोई लॉयर नहीं है डिफेंड करने को, तो स्टेट सरकार खुद से पैसा देगी एक लॉयर को और बोलेगी आप इसका केस फाइट कीजिए। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 304। और ये कौन परमिट करता है, कोर्ट ऑफ सेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कोर्ट ऑफ सेशन की। आर्टिकल नंबर 20 देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल नंबर 20 का 1, 2, 3 तीनों में ही आपको राइट्स दे रखे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप थर्ड पॉइंट देखें जो बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसको कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने, दैट इज टू से अपने अगेंस्ट क्या करे, कुछ स्टेटमेंट दे जो कि उसी को हार्म करे। It is saying no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself, जो कि किसका प्रिंसिपल बताता है, no self incrimination। बराबर है, क्लियर है। चलो, इसमें देखो हमको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी मिलता है ना, डबल जियोपार्डी भी मिलता है। तो वो सारे ही सेगमेंट्स क्या हैं, वो सारे ही हमारे अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हैं, या अक्यूज पर्सन के भी राइट्स हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन। किसी भी पर्सन को विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज या विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर देखो ऐसा अरेस्ट किया जाएगा तो CRPC में भी हमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि विदाउट एनी रीजन आपने एक पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। जनरल प्रोविजंस जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू सर्टेन अदर प्रोविजंस जो हमको पढ़ने हैं अरेस्ट के चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में जो हमें पढ़ने हैं। पहला है सेक्शन नंबर 45 जो कि कहता है प्रोटेक्शन टू और मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। कोई भी आर्म्ड फोर्स के मेंबर की अरेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ना कर दे, कंसेंट ना दे दे। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स कैन बी अरेस्ट
फॉर द ऑफेंस विच ही हैज डन वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। बहुत जरूरी है कि अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे और तब पर्सन को लगता है कि इस आर्म्ड फोर्स के मेंबर ने कुछ ऑफेंस किया है, तो आप देखो व्यक्तिगत उसका पर्सनल आप कह सकते हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में अगर उसने ऑफेंस किया तो डेफिनेटली आप उसको उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। बट उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कोई एक्ट किया है, उसको अगर आपको लग रहा है कि दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 48, जो कि कहता है परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर्स इनटू द अदर ज्यूरिसडिक्शन। परस्यूट्स मतलब आप किसी ऑफेंडर का पीछा कर सकते हो, कहां तक? दूसरे ज्यूरिसडिक्शन भी किया जा सकता है। और करेगा कौन स्टूडेंट्स? पुलिस ऑफिसर। बाय पुलिस ऑफिसर फॉर अरेस्ट विदाउट वारंट। जो पता है कि इस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, दैट इज जहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकती है, तो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? उसका पीछा कर सकता है, उसके पीछे भाग सकता है, गाड़ी भगा सकते हैं, ताकि हम उसको क्या करें? अरेस्ट करें। सो कैन आई से दिस इज रिलेटेड टू the power of police officer। okay, section number 49 कह रहा है no unnecessary restraint। बिना किसी रीजन के आप क्या नहीं कर सकते? किसी पर्सन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। देन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एस्केप। अगर आप किसी पर्सन को जिसको कि आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका एस्केप प्रिवेंट करने के लिए जितना रिस्ट्रेन जरूरी है सिर्फ उतना कीजिए, अननेसेसरी नहीं करना है। आपको पता है कि एक पर्सन भागे नहीं, इसके लिए आप क्या कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा उसके हाथ में हथकड़ी लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा पैर को उसको बांध देंगे, लेकिन जबरदस्ती इतना अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है कि आप उसकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी ही छीन लें। क्लियर है? आपको लग रहा है कि भाई हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, अब कहीं थोड़ी ना भागेगा, लेकिन आप उसका मुंह बांध रहे हैं, आप उसका नाक बांध रहे हैं, उसको सांस नहीं आ रही है, उसकी आंखें बांध, चलो आंखें भी कई बार बांधी जा सकती है ताकि उसे ये ना पता चले एग्जैक्टली उसको किस एरिया से ले जाया जा रहा है, राइट? तो इतना ही रिस्ट्रेन करें या उतना ही उसका फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जितना कि उसकी एस्केप को प्रिवेंट करना नेसेसरी है। सेक्शन नंबर 52 कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। अब ये किसका पावर है? ये ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर का पावर है और वो पर्सन का पावर है जो कि एक अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है, कि जब भी आप अरेस्ट कर रहे हैं एंड इफ यू फाइंड दैट देयर वाज सम ऑफेंसिव वेपन्स जो कि काम लिए गए हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उनको भी सीज किया जा सकता है। Section number 54A talks about the identification of the person arrested. This you are going to connect with section number 9 of Indian Evidence Act. Section number 9 of Indian Evidence Act. Clear? अब देखो identification of the person arrested. कई बार कुछ लोग अरेस्ट होते हैं और वहीं पे हमें पता चलता है कि कुछ FIRs फाइल हुई है क्योंकि कोई ऑफेंस किया गया है। अब कई बार जो विक्टिम होता है उसको चेहरा तो पता है अरेस्ट एक ऑफेंडर का, लेकिन वो भाग जाता है, उसकी कुछ खास डिटेल्स उसे नहीं पता है। तो कई बार जिसे कहते हैं ना शिनाख्त, तो कई बार क्या किया जाता है, काफी सारे अरेस्टेड पर्संस को खड़ा किया जाता है लाइन से एंड उसके बाद विक्टिम को बुलाया जाता है या फिर आई विटनेस को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि बताइए इसमें से आप इनको अच्छे से देखिए और बताइए कि किसने ऑफेंस कमिट किया था, क्या आप इसमें से किसी को पहचानते हैं? सो दैट इज सेड टू बी एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, या जिसे हम आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन परेड किसके द्वारा की जा सकती है ये ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज डन बाय कोर्ट। क्लियर है? कोर्ट के द्वारा की जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट कौन करता है स्टूडेंट्स? यहां पे रिक्वेस्ट की जाती है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी मैटर को, तो वो क्या कर सकते हैं, कोई पर्सन की जो कि अरेस्ट हो चुका है पर्सन, उसकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करवा सकते हैं दूसरों लोगों से। इफ द आइडेंटिफिकेशन इज, इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, जिस पर्सन के द्वारा हम ऐसा आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, देन इन दैट केस व्हाट, देन सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड, प्लस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बी वीडियोग्राफ्ड। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वीडियो बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। क्लियर है? सो दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन गिवन टू सच पीपल। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 55 जो कहता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स हिज सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट।
जब पुलिस ऑफिसर अपने से किसी सबऑर्डिनेट को बोलता है कि आप जाके अरेस्ट कीजिए, देन इन दैट केस व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड बाय दिस सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट यहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो सेक्शन नंबर 55 सेज दैट आपके ऐसे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को क्या करेंगे, एक ऑर्डर देंगे, एक ऑर्डर देंगे किसमें, राइटिंग में। जब ऐसा ऑर्डर मिलेगा तभी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर उस ऑर्डर पे एक्ट करते हुए किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे। Is it clear? I will read out section number 55 so that things become more clear to you. Section number 55 says that subsection 1, when any officer in charge of the police station or police officer making an investigation, या तो वो कौन हो सकता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर वो कौन हो सकता है, आईओ, that is investigating officer. Okay, that is investigating officer under your chapter number 12, requires any officer subordinate to him to arrest without warrant any person who may lawfully be arrested without warrant, he shall deliver to the officer required मतलब subordinate police officer को, to make arrest and order in writing स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो उस ऑर्डर में क्या क्या लिखेंगे, वो पर्सन का नाम जिसको आपको अरेस्ट करके लाना है, एंड द ऑफेंस और द कॉजेस फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, कि कौन से ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कॉजेस है उस अरेस्ट के पीछे, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order। मतलब जब वो person जिसको कि अरेस्ट करने जा रहा है ऐसा सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, तो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा तो अरेस्टेड पर्सन बोलेगा क्या सबूत है कि आप मुझे अरेस्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके पास अरेस्ट वारंट तो है नहीं, तो वो क्या दिखाएगा, ये ऑर्डर दिखाएगा जो कि उसके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने उसको दिया है अरेस्ट करने के लिए। सबसेक्शन 2 ये कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल इफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सबसेक्शन 41। अंडर सेक्शन 41, सेक्शन नंबर 41 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 58 सेज पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, कि पुलिस की ड्यूटी है कि जितने भी एप्रीहेंशंस उन्होंने किए, एप्रीहेंशंस मतलब यहाँ पे जितने भी अरेस्ट किए हैं वो क्या करने वाले हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं डीएम को या फिर एसडीएम को। अबाउट व्हाट, कि इतने इतने लोगों को हमने अरेस्ट किया है, दीज आर द पर्संस अरेस्टेड, ताकि एक प्रॉपर लिस्ट बन सके, रिपोर्ट बन सके। एंड कई बार आप देखोगे जो पुलिस की, स्टेट पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यू विल गेट टू सी कि कौन कौन से लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितनी अरेस्ट एक पर्टिकुलर महीने में या पर्टिकुलर साल में हुई है। ओके, सेक्शन नंबर 59 सेज डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है क्या उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है आप उसको तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे, नो डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन विदाउट बॉन्ड और बेल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, जब तक कि वो पुलिस ऑफिसर खुद बेल या बॉन्ड पे उस पर्सन को रिलीज नहीं करते, तो बिना बेल या बॉन्ड के आप किसी भी अरेस्टेड पर्सन को रिलीज नहीं कर सकते, या फिर जब तक मैजिस्ट्रेट खुद से ऐसा स्पेशल ऑर्डर नहीं निकालते तब तक जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है आप उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 60 सेज पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, जब भी देखो पावर ऑन एस्केप, पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है जब उनकी कस्टडी में से कोई पर्सन एस्केप कर लेता है या भाग जाता है या फिर क्या करता है, भाग जाता है, देन इन दैट केस उनके पास पावर है कि वो परस्यू कर सकते हैं। परस्यू मतलब सेक्शन नंबर 48 याद आ रहा है, परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर इन अदर ज्यूरिसडिक्शन, मतलब उसका पीछा किया जा सकता है और वापस उसको अपनी कस्टडी में लिया जा सकता है। अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया में कहीं पर भी वो पर्सन मिले जो कि कस्टडी से भागा है, उस पर्सन को आप वापस से अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उस पर्सन को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आप वापस से अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? Moving on to next section which says that section number 60A, that is the last section, जो कहता है arrest to be strictly made according to this code, या तो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी आपको अरेस्ट करनी है या ऐसा अदर कोई भी लॉ, एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग द अरेस्ट प्रोविजंस। अगर कोई और लॉ है जिसके तहत कोई ऑफेंस हुआ है, मान लीजिए पॉक्सो में हुआ है या एनडीपीएस में हुआ है, जो कि अलग प्रोविजंस बता रहा है अरेस्ट के, तो आप उस लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन की अरेस्ट कर सकते हैं।
अगर ये पॉइंट सबको क्लियर है तो हम यहाँ पे आज इस छोटे से सेशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर है? देखो अरेस्ट जितना इजी दिखता है डेफिनेटली उतना इजी तो है, उतना इजी तो है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से डायग्रामेटिक वे में इस सेगमेंट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे मैं आपके सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस की बात कर लूं, चाहे मेंस के क्वेश्चंस की बात कर लूं, या फिर चाहे प्री की, दैट इज पीवाईक्यूज को अगर आप देखोगे, एमसीक्यूज को अगर आप देखोगे, यू विल रियलाइज कि अरे से बहुत सिंपल, डायरेक्ट और अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। सो इस सिंपल से नॉट टू टेक्निकल सेगमेंट या नॉट टू टेक्निकल चैप्टर को आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं, एंड अब इसमें कुछ इतना भी इन डेप्थ पढ़ाने की आई डोंट थिंक की नीड थी, टू द पॉइंट चीजें थी, और हमने पूरे अरेस्ट चैप्टर को आप मान सकते हैं कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, विच आई थिंक इज अ सफिशिएंट टाइम टू डिवोट टू दिस वन चैप्टर। तो अच्छे से पढ़िएगा, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. Till then, thank you so much.